हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ एमसीक्यू करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स ऑन सोशल इश्यूज। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जो हम बनाते हैं उसमें मेजरली कौन से इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट है लर्निंग आउटकम्स, दूसरा है एक्सेस आउटकम लाइक नेट एनरोलमेंट रेशियो, थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, फोर्थ है इक्विटी आउटकम्स और फिफ्थ है गवर्नेंस प्रोसेस एडिंग आउटकम्स। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे ही यूज़ होते हैं। बेसिकली इसमें 30 इंडिकेटर्स होते हैं जो कि ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। आप देखिए टू ब्रॉड कैटेगरीज में, फर्स्ट है आउटकम और दूसरा है गवर्नेंस। वैसे गवर्नेंस प्रोसेस जो उस आउटकम को अच्छा करने में हेल्प कर रहा है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स, ट्रेनिंग, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। और जो आउटकम्स है वो कैसा होना चाहिए, लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस आउटकम्स लाइक नेट एनरोलमेंट रेशियो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और इक्विटी आउटकम्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019 यानी कि एसआर रिपोर्ट से। एसआर रिपोर्ट में फर्स्ट ऑप्शन है कि ये एक सैम्पल बेस्ड स्कूल बेस्ड सर्वे है। सेकंड है कि क्या ये दोनों रूरल और अर्बन एरियाज़ में कंडक्ट करवाया जाता है। और तीसरा है कि इसे एक एनजीओ प्रथम कंडक्ट करती है, सिटीजन लेड सर्वे। इसका राइट ऑप्शन है कि बस थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्योंकि जो ऑप्शंस आपको दिए गए थे वो दिए गए थे नेशनल अचीवमेंट सर्वे से, बेसिकली उसे हमने कंपेयर करके बनाया था। जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है, एनएएस रिपोर्ट, वो स्कूल बेस्ड सर्वे है और असर है वो हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे। तो ये मेजर डिफरेंस है, ये आपको याद रखना। और ये बहुत ट्रिकी है कि असर रिपोर्ट है वो हाउस होल्ड बेस्ड है, वो स्कूल बेस्ड नहीं है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इसको आप याद रखने का ट्रिक ये हो सकता है कि ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे है वो मोर फॉर्मल टाइप का है, राइट। फॉर्मल है यानी स्कूल से रिलेटेड होगा, और नेशनल है इसीलिए कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही कंडक्ट कर रहा होगा, जैसे कि एनसीईआरटी से कंडक्ट करता है अंडर एमएचआरडी और इसे प्रथम ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करता है। ये सिर्फ लिमिटेड है रूरल एरियाज़ में। और जो एनएएस सर्वे वो आपका बोथ रूरल और अर्बन एरियाज़ में। ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें भी हम कंफ्यूज कर सकते हैं कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में एनएएस सर्वे है और एसआर सर्वे में सिर्फ रूरल एरियाज़ है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कि एसआर सर्वे है वो फाउंडेशनल स्किल जैसे रीडिंग और मैथ्स में देखता है, लेकिन एनएएस सर्वे है वो वैरायटी ऑफ स्किल्स देखता है। एसआर सर्वे है वो दोनों ही तरह के चिल्ड्रन, चाहे वो इन स्कूल है या आउट ऑफ स्कूल है, क्योंकि एक हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है तो ये दोनों टाइप के स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन लेता है, सैम्पल लेता है, चाहे आप स्कूल में हो या फिर आप आउट ऑफ स्कूल हो। लेकिन एनएएस सर्वे क्या करता है कि सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स को ही कंसिडर करता है, राइट। प्राइवेट स्कूल को नहीं कंसिडर करता, तो ये भी पॉइंट अच्छा है। नेक्स्ट, एसआर सर्वे 1-on-1 ओरल असेसमेंट है और एनएएस सर्वे पेन एंड पेपर टेस्ट है। तो मैंने आपको कहा दिस इज मोर फॉर्मल बेस्ड सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम इक्विप। इक्विप जो है फर्स्ट है आपका स्टेटमेंट कि एमएचआरडी ने इसे लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है, ताकि क्वालिटी और एसेसिबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन को नेक्स्ट 5 years दैट इज़ 2019 से 2024 तक इम्प्रूव किया जा सके। सेकंड है कि ट्रिपल करना है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, ठीक है। और एटलीस्ट 10 इंडियन
इंस्टीट्यूशन हो उनको टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में लाना है। इसका आंसर क्या लगता है, क्या होगा? इसका आंसर है बी ऑप्शन, ओनली वन। MHRD ने इसे लॉन्च करा है। कितना इसका बजट है? 1.5 लाख करोड़। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया, क्वालिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन बढ़ाना है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, 2019 से 2024 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन में देखिए मैंने दिया था ट्रिपल, बट यहाँ पे क्या है, डबल करना है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, राइट। अब हम देखते हैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम देखते हैं कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो कुछ अच्छे जोग्राफिक लोकेशन में, हर जगह नहीं है। तो इस इशू को रिजॉल्व करना है हमें। हर एक जोग्राफिकल लोकेशन में अच्छा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। हर जगह पे ग्लोबल एक्सेप्टेबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमने कॉलेज खोल दिया, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, इस टाइप का नहीं। एक ग्लोबल एक्सेप्टेबल क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए अक्रॉस द कंट्री। और ऑप्शन में था कि 10 इंडियन इंस्टीट्यूशन, बट नहीं, कितना है, एटलीस्ट 20 इंडियन इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो कि टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हो, जहाँ पे प्रमोट रिसर्च, और फिर हमें प्रमोट करना है रिसर्च को, इनोवेशन इकोसिस्टम बढ़ाना है, राइट। फिर ये भी एक फैक्टर होना चाहिए कि अगर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उन्हें जॉब भी मिले, राइट। एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, हमें टेक्नोलॉजी का भी मैक्सिमम यूज़ करना और गवर्नेंस भी इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स? विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, राइट। तो कौन सा है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और फोर्थ है वर्ल्ड बैंक। इसका आंसर है फर्स्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। यहाँ पे ये मिसिंग हो गया है, ये EIU है, EIU, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। और ये कौन कौन सा इंडिकेटर यूज़ करता है? स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंडिकेटर्स देखिए। क्यों? क्योंकि UPSC पहले बहुत बार ऐसा हो चुका है जो वो पूछ चुका है कि एक तो दो चीज़ वो पूछता है कि एक स्पेसिफिक रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, और दूसरा कि कौन कौन सा इंडिकेटर्स उसमें यूज़ होते हैं, राइट। अब टेस्ट सीरीज़ में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। स्टेबिलिटी है, हेल्थ केयर है, कल्चर एंड एनवायरनमेंट है, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका परसेंटेज याद करने का ज़रूरत नहीं है, अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप सिर्फ इसका 5 ब्रॉड कैटेगरीज देखिए। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली और मुंबई ही बस इंडिया में कंसिडर किया जाता है सिटीज़ में, जो कि इस रिपोर्ट को बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं, न्यू दिल्ली और मुंबई। यहाँ पे देखना है कि क्या हुआ है। 2018 में न्यू दिल्ली का रैंक था 112, पर अभी कितना हो गया 19 में 118। इसका मतलब हम लोग डिटोरिएट कर रहे हैं। और मुंबई का 117 था, अभी कितना हुआ है 119। और वियना टॉप पोजीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ रिपोर्ट है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको देखना है, मैच करना है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या ये सही है? देखिए, सोचिए। सेकंड है टाइम टू केयर रिपोर्ट, ऑक्सफाम इंटरनेशनल। थर्ड है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट, यूनिसेफ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी है, तीनों ही सही है। इसमें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तो आपको याद होगा क्योंकि आपने बहुत बार ये पढ़ा होगा, पर ये सेकंड वाला थोड़ा ट्रिकी है, टाइम टू केयर रिपोर्ट, ऑक्सफाम इंटरनेशनल। तो आप इसको प्लीज़ थोड़ा रिवाइज करिए, टाइम टू केयर रिपोर्ट, ऑक्सफाम इंटरनेशनल। और यहाँ पे आप गेस कर सकते थे कि वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट यूनिसेफ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली कौन सा स्टेट है
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि दिशा बिल को पास करा है, किसके कैबिनेट ने पास किया है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत न्यूज़ में था। तो ये आंध्र प्रदेश है, राइट। ये क्या हुआ था कि जो हैदराबाद में जो क्राइम हुआ था उसके बाद इसे पास कराया गया था। इस एक्ट को बेसिकली क्या बोला जाएगा? एपी दिशा एक्ट 2019, यानी कि आंध्र प्रदेश दिशा एक्ट 2019। इसके मेन 3 ये मेजर फीचर्स हैं। डेथ पेनल्टी फॉर हीनियस ऑफेंसेस ऑफ रेप एंड गैंग रेप, और पहले जो प्रोब 7 डेज में और ट्रायल जो 14 डेज में होता था, मतलब पहले नहीं अब होगा कि जो प्रोब है और ट्रायल है, पहले बहुत डिले हो जाता था, लेकिन विल बी कंप्लीटेड इन 7 एंड 14 वर्किंग डेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और जजमेंट है उसका टाइम रिड्यूस हो गया, अब 21 डेज के अंदर आपको जजमेंट दे देना है फ्रॉम एग्जिस्टिंग 4 months। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन में है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, आपको देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट पे बनाना है, क्या ये सही है? दूसरा है कि स्पेशल प्रोविजन टू टैकल चाइल्ड ऑफेंडर्स कमिटिंग हीनियस ऑफेंसेस इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 years, इनके लिए स्पेशल प्रोविज़न होगा अगर वो हीनियस क्राइम कर रहे हैं। और तीसरा है कि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा वॉज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्या ये इस जो कारा है उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू मिला? ये भी सोचिए। इसका आंसर है ए 1 and 3। यहाँ पे सब कुछ सही है, हर डिस्ट्रिक्ट पे होगा, क्या होगा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। पर यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है हीनियस ऑफेंस इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18, ये 14 to 18 नहीं होकर के क्या होगा? 16 to 18 होगा। जो 16 से 18 ईयर्स के हैं अगर वो हीनियस क्राइम करते हैं तो उनको स्पेशल प्रोविज़न के थ्रू टैकल किया जाएगा, उनके लिए अलग तरीके का रूल्स होगा। अब ये जो कारा है ये इम्पॉर्टेंट है, कारा को जो स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है वो इस एक्ट के थ्रू मिला है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग जब चाइल्ड का डेफिनेशन पढ़ते हैं, राइट, तो बहुत डिफरेंट चीज़ दिया रहता है। पॉस्को एक्ट में पढ़िएगा तो चिल्ड्रन अलग हैं, चाइल्ड लेबर में पढ़िएगा तो चिल्ड्रन अलग है, तो यहाँ आपको मैच कराना है कि डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड अंडर डिफरेंट एक्ट। पॉस्को एक्ट में बोल रहा है कि लेस देन 18 है, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में लेस देन 14 है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में लेस देन 16 है, और फैक्ट्रीज एक्ट में लेस देन 14 है। कौन कौन सा करेक्ट है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है बी, 1, 2 and 3 करेक्ट है। पॉस्को एक्ट में लेस देन 18 ईयर्स को चाइल्ड बोलते हैं हम, चाइल्ड लेबर एक्ट में लेस देन 14 ईयर्स को, जुवेनाइल जस्टिस में लेस देन 16 को। अभी पीछे ही हमने पढ़ा कि जुवेनाइल जस्टिस में 16 से मतलब एक्ट 2015 के बाद क्या हुआ कि 16 से 18 को हम लोग स्पेशल प्रोविजंस देते हैं, मतलब उसके थ्रू अगर वो हीनियस क्राइम करते तो टैकल करते हैं। और फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में यहाँ लेस देन 14 नहीं होकर के लेस देन 15 है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स है कि ये जो रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। यहाँ पे बोल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स क्या इसे इम्प्लीमेंट करती है? इसे जो ग्रांट मिलता है वो क्या आर्टिकल 275(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलता है? और थर्ड है कि ये क्वालिटी मिडिल और हाई लेवल एजुकेशन है वो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए इन रिमोट एरियाज। सोचिए,
इसमें तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है और इसमें क्या है कि 275 आर्टिकल के अंदर ग्रांट मिलता है और ये स्पेशली फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स है। यहाँ पे याद रखिएगा, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए नहीं है। बहुत जगह आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि दिस इज़ फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, या फिर ऑप्शन होगा बोथ, बट इट इज़ ओनली फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स। उसमें भी एक क्लॉज है कि उन ब्लॉक्स में, ठीक है, रिमोट एरियाज़ में, उन ब्लॉक्स में जहाँ पे मोर देन 50% शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है और एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन है, 50% उस ब्लॉक का पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स होने चाहिए एंड एटलीस्ट 20,000 जो पीपल होने चाहिए वो ट्राइबल होने चाहिए। तो वहाँ पे एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खुलेगा बाय द ईयर 2022 और ये किस पे बेस्ड है? नवोदय स्कूल्स का जो मॉडल है उस पे बेस्ड होगा ये। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 ये कौन प्रिपेयर करता है? नीति आयोग। और सेकंड स्टेटमेंट है कि इस रिपोर्ट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया को बोला गया है कि वो इंक्रीज़ कर गया है। पहले था 49.7 ईयर्स 70-75 तक, लेकिन अभी बता रहा है 68.7 ईयर्स 12 से 16 तक। तो अब बताइए क्या होगा? इसमें सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल है वो कौन प्रिपेयर करता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, राइट, ये आपको याद रखना है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस प्रिपेयर करता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इससे मिलता है हमें। इस प्रोफाइल से क्या क्या डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पता चलता है हमें, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वहाँ पे कैसे एजुकेशन है, सैनिटेशन है, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर्स, हेल्थ फाइनेंस इंडिकेटर्स, राइट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ह्यूमन रिसोर्स कैसा है। तो बहुत कुछ इसमें हमें इंडिकेटर्स के थ्रू पता चलता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस है और हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी इंक्रीज़ किया, 68.7 है, पहले बहुत ही कम था, 49.7 था। थैंक यू फॉर द डे।